हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ आमिर। वेलकम टू मेट्रो क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। और लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था जो ओवरऑल एजुकेशन फ्रेमवर्क है वो हमारा कैसा दिखता है। और आज मैं डिस्कस करूँगा एंशियंट एजुकेशन इन इंडिया। अगर एंशियंट एजुकेशन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो ये बहुत ही होलिस्टिक या बहुत ही अमेजिंग टाइम था हमारे एजुकेशन सिस्टम का। यानी कि आज से अगर हम 2500 साल पहले चले जाएं या हम 3500 साल पहले चले जाएं, यानी कि हम वैदिक पीरियड की बात करें और उसके बाद आने वाले टाइम में बुद्धिस्ट या पोस्ट वैदिक पीरियड की हम बात करें, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत से ऐसे प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हुए हैं, बहुत से ऐसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आप सिर्फ एजुकेशन की बात करें तो हम सिर्फ एजुकेशन इम्पार्ट नहीं करते थे उस दौर में भी। यानी कि सिर्फ एजुकेशन एक मीन्स ऑफ नॉलेज गेन करने का साधन नहीं था। हमने एजुकेशन को लिबराइज किया। यानी कि आपके पैदा होने के पहले, पैदा होने के बाद और मरने के बाद, आपके पूरे जीवन यापन के बाद भी एजुकेशन आपके साथ रहती है। यानी कि जीवन को कैसे जीना है और जीवन के बाद अपनी सोल से बॉडी को अलग करने के बाद कैसे लिबराइज होना है, ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनकलकेटेड था। और ये काफ़ी अमेजिंग बात है क्योंकि इतनी लंबी दूरी की सोच उस टाइम पर लोगों के पास थी जो आज हमारे पास फिर भी नहीं है। हो सकता है हम आज बहुत मटेरियलिस्टिक हो चुके हों, पर मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा। अगर हम बात करें प्रोमिनेंट स्कॉलर्स की, और जैसे कि अगर आप बाहर की कंट्रीज़ का रिस्पांस देखो हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को लेकर के, जैसे चाइना के लोग कहते हैं कि कल्चरली बुद्धिस्ट एजुकेशन ने जो कि इंडिया से आई थी उसने ऑलमोस्ट 20 सेंचुरीज तक वहाँ पर इन्फ्लुएंस रखा। यानी कि भारत ने एक भी सैनिक वहाँ से चाइना पर नहीं भेजा और फिर भी हम कल्चरली उन पर राज करते रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैड। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम ने ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी फेम आज की डेट में भी, जो कि आज इंडिया में नहीं है बट फिर भी बहुत ही कम है, बट अदरवाइज़ अगर आप देखो तो बहुत फेम इकट्ठा किया है। ऐसे ही वैदिक एजुकेशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो आज भी हम ग्रैस्प कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोमिनेंट स्कॉलर्स की, जैसे अगर हम पनिनी की ग्रामर की बात करें, अगर हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बात करें, अगर हम एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आज भी बहुत से देश अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। इवन जब मुगल्स यहाँ इंडिया में आए तो उन्होंने इन सारे जितने भी स्क्रिप्ट्स आप देखोगे या जो भी फ़िलासफ़ीज़ आप देखोगे उन्हें अरबिक और पर्शियन में कन्वर्ट किया। इसका मतलब बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट एजुकेशन सिस्टम रहा हमारा। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली वैदिक और बुद्धिस्ट एजुकेशन की इस बात को मैं लेके चलूँ इस वीडियो में तो भी कम पड़ेगा, बट हम बहुत सारे फील्ड्स नहीं डिस्कस कर सकते, तो हम सिर्फ वैदिक और बुद्धिस्ट के अराउंड ही रहेंगे। अब आप समझो नेक्स्ट स्लाइड में वैदिक एजुकेशन। सो हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड 1500 BC टू 600 BC। यानी इस दौरान हमारी वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, कौन कौन से लिटरेचर थे, वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है रिलीजन यानी धर्म। यानी कि धर्म का एक बहुत बड़ा रोल था हम लोग के एजुकेशन में। आज की तरह मॉडर्न एजुकेशन की तरह नहीं। एंशिएंट एजुकेशन वॉज प्योरली बेस्ड ऑन रिलीजन एंड स्पिरिचुअल विजडम। ठीक है, थोड़े भारी भरकम शब्द हैं पर ये हमें समझने होंगे। देखिए उस दौरान अगर आप तरीका देखो पढ़ाने का तो 2 लैंग्वेजेस थी। वैदिक एजुकेशन कम्प्लीटली संस्कृत लैंग्वेज से गवर्न होती थी और बुद्धिस्ट एजुकेशन जो थी वो एक दूसरी लैंग्वेज यानी कि पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देने का जो तरीका था वो संस्कृत लैंग्वेज और पाली लैंग्वेज था। इवन जो रिटन टेक्स्ट थे वो भी संस्कृत और पाली में ही लिखे होते थे। दूसरा, जो वैदिक एजुकेशन का तरीका है वो इन 3 बुलेट पॉइंट्स आप याद रख लो क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में। श्रवण यानी कि लिसनिंग, मनन यानी कि कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि जो नॉलेज आपने लिसन की है या सुनी है उसको आप कैसे प्रैक्टिकली
अपने माइंड में इन्फ्रेंशियली अप्लाई करोगे, यानी कि उसका मीनिंग आप कॉन्टेम्पलेट करोगे, और निध्यासन यानी कि जो नॉलेज आपने गेन की है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे अप्लाई करोगे। इन 3 बुलेट पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। इस 3 मेथड्स के थ्रू नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता था बच्चों में। और संस्कृत और रिलीजन को हमें ध्यान रखना है। अगर वैदिक एजुकेशन की हम बात करें तो वैदिक लिटरेचर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और वैदिक लिटरेचर में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वेद जो हमारे 4 हैं उनकी बात आती है। उसके अलावा भी हम बहुत कुछ है इसमें, जैसे 4 वेद हमें पता ही हैं कौन कौन से हैं वो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चौथा वेद जो है ये बाद में आया था, और ये शुरू के 3 वेद, इनके बेसिस पे बहुत कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो पहला मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। तो पहला हो गया वैदिक लिटरेचर में वेद, जिसका मतलब होता है नॉलेज, वेदास, ठीक है, जो है वो 4। सेकंड हमारे पास आएंगे इनकी कॉन्टेम्पलेशन यानी इनकी मीनिंग, जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मणास, इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इनकी सारी एक्सप्लेनेशन ब्राह्मणास में है। और उसके बाद अरण्यकास आते हैं, और फिर आते हैं उपनिषद, जिन्हें हम वेदांत भी बोलते हैं। अरण्यकास वो होते हैं, वो हाइम्स होते हैं जो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि या बच्चे जो पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट में, वो इनका उच्चारण करते थे। उपनिषद जो थे वो वेदांत थे, यानी कि 108 उपनिषद में हमें इनके एक्सप्लेनेशंस देखने को इसमें भी मिलेंगे। तो ये 4 वैदिक लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल हैं 1500 BC टू 600 BC। अब हम समझेंगे 600 BC टू 600 AD वाले टाइमलाइन को। उसके लिए आप देखो नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन 600 BC टू 600 AD, जिसे हम प्री गुप्ता और गुप्ता एरा भी बोलते हैं। इस दौरान वैदिक लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत डेवलप किया। बुद्धिस्ट लिटरेचर में 3 पिताका का नाम हमें पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है, जो हैं विनय पिताका, सूत पिताका एंड अभिधमा। ये सब्जेक्ट्स ज़्यादातर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ में पढ़ाया जाता था, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता था। इसके अलावा भी 18 स्कूल्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन डेवलप हुए। शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, वेदास भी कंपैरेटिव नॉलेज के तौर पे पढ़ाया जाता था। अगर हम ह्यून सैंग की बात करें तो वो ये कहते हैं कि आर्ट ऑफ राइटिंग बहुत ही प्रोमिनेंट थी इंडिया में इस दौरान। यहाँ तक कि 64 स्क्रिप्ट्स डेवलप थीं ललिता विस्तारा में। ये एक बुद्धिस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट है। ऐसे ही महावस्तु में लगभग 12 स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई स्कॉलर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में पढ़ता था तो उसको पहले अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे। सेकेंडली वो पढ़ता था ग्रामर, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेडिसिन और फिलॉसफी एंड लॉजिक। ये 5 सब्जेक्ट्स मोस्टली पढ़ा करते थे, पर ये ऑलमोस्ट हर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट था। अदर जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स इनके थे वो थे लॉ, अरिथमेटिक, शिल्पशास्त्र यानी आर्किटेक्चर, धनुर्विद्या भी यानी मिलिट्री साइंस भी इसमें पढ़ाई जाती थी। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट उस दौरान वोकेशनल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और ये वैदिक और बुद्धिस्ट में दोनों में ही आती है। वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वीविंग, डाइंग, यहाँ तक कि बोट मेकिंग और रथ को बना लेना, चैरियट मेकिंग बोलते हैं जिसे हम अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इस तरीके के वोकेशनल ऑलमोस्ट 64 प्रोफेशंस अवेलेबल थे, जिसको बाद में
अदर कंट्रीज़, यूरोपियन, एशिया और अफ्रीका वालों ने भी एडॉप्ट किया। यहाँ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स सिल्क में और पॉटरी, यहाँ तक कि पेंटिंग्स बाहर जाती थी। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो सिर्फ नॉलेज गेन करने को लेकर नहीं था, वोकेशनली भी वो बहुत ही एडवांस था। ये सारे पॉइंट्स हमें समझने होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वैदिक लिटरेचर। तो अब हम डिस्कस करेंगे 600 BC टू 600 AD में जो वैदिक लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 6 प्रकार के वैदिक लिटरेचर हैं, जैसे स्मृति, नाम आपने सुना होगा मनुस्मृति का और नारद स्मृति का। ऐसे ही उपवेद जैसे आयुर्वेद जो कि एसोसिएटेड है ऋग्वेद से, मेडिसिन से रिलेटेड है। ऐसे ही उसमें धनुर्विद्या भी है, वो यजुर्वेद से रिलेटेड है, तो उनको हम बोलेंगे उपवेद। ऐसे ही महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण हमें पता है। पुराण जैसे जो सबसे पुराना पुराण हमें पता है वो है मत्स्य पुराण। ऐसे ही वायु और विष्णु पुराण हमें पता है। तो ये 4 हो गए। इसके बाद आते हैं थोड़े से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे वेदंगास और कुछ दर्शनास जिसको हम बोलते हैं स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। ये भी 6 प्रकार के हैं। मैं इन 6 को लिख देता हूँ आपके सामने थोड़ा जल्दी से। रिचुअलिस्टिक नॉलेज यानी कि वो नॉलेज जैसे धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र हमें बताते हैं जो रिचुअल सेरेमनीज हमारे घर में होती हैं, जैसे किसी का मुंडन होता है, ब्याह होता है, तो उस दौरान जो श्लोक बोले जाते हैं वो रिचुअल नॉलेज में आते हैं। ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र हमें ये बताता है जो वर्ण सिस्टम या जाति सिस्टम है वो कैसे चलेगा। इसी तरीके से आप देखोगे ग्रामर, अगर आपने पनिनी की सुनी होगी अष्टधाई, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था उस दौरान। ऐसे ही था फोनेटिक्स और ऐसे ही था सबसे इम्पॉर्टेंट एटमायोलॉजी यानी डिक्शनरी लैंग्वेज और एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष विद्या और मैट्रिक्स। ये 6 सब्जेक्ट्स उस दौरान भी अवेलेबल थे। इनसे रिलेटेड टेक्स्ट आज भी अवेलेबल है और इन अवेलेबल टेक्स्ट की मदद से हम बता सकते हैं कि वैदिक लिटरेचर कितना प्रोमिनेंट था। ऐसे ही अगर हम फिलॉसफीज़ की बात करें तो न्याय फिलॉसफी सबसे पहले आती है, जिसके प्रोपोनेंट थे अक्षपदा गौतम, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। लॉजिक का बहुत बड़ा स्कूल था ये फिलॉसफी का। तर्क विद्या इन्हों से ही हमें डिराइव होती है और आज भी इसको पढ़ा जाता है। 5 मेंबर्ड सिलोगिज्म्स, हेतु विद्या वगैरह सब इसके थ्रू हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो दर्शनास में अवेलेबल है वो था मीमांसा। इनसे रिलेटेड हैं वेदांता, विशेषका, सांख्य दर्शन, वेदांता और फाइनली लास्ट योगा बाय पतंजलि। ये 6 स्कूल्स उस दौरान थे अवेलेबल और ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा हमारा टोटल बुद्धिस्ट लिटरेचर और वैदिक लिटरेचर। अब हम देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे उस दौरान जिनसे हमें आइडिया लगता है प्रोमिनेंट स्कॉलर्स का और उनके वर्क्स का। तो आप देखो नेक्स्ट स्लाइड।